तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंद है शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, सच में जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और हमारे बीच आज एक ऐसी ही शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्टर अभिराज चावला जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रिद्स, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ और आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। जी, एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, थैंक सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो? मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, मेरे सारे को-एक्टर्स हैं, जितने भी इस इंडस्ट्री की, इस फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हम रोज़ कोशिश करते हैं। हमारा फाइनल एम सिर्फ़ एक होता है कि हम लोगों को एंटरटेन करें। अगर हम हँसे तो वो हँसें, हम रोए तो वो रोएँ। तो बिल्कुल। उनको उनको अपना इमोशन अगर फ़ील हम ट्राई कर रहे हैं रोज़ कराने का, तो वो एक कोशिश ही है। एंड आई गेस एवरी पर्सन इन दिस इंडस्ट्री रोज़ हम कोशिश करते ही हैं। और ये राइट बस सर। कोशिश का ही एक रिज़ल्ट है, जो लोग जुड़े जी, रहते हैं जी। हमेशा। जी, जी, आपके शो और सर आप बहुत यस, अच्छी चीज़ प्लीज़। याद है मैं ट्यूशन में था जब 11th-12th में, मैं साइंस थी मेरे पास। तो जी। मेरे सर ये लाइन बोला करते थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और फिर एक गंदा वर्ड आता था तो उसकी जगह डैश, और उनकी कभी जय-जयकार नहीं होती। तो ये लाइन मुझे मुझे टूक मी बैक टू माय स्कूल डेज़। ओह! यस, स्कूल डे के बारे में भी हम जानेंगे सर, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी। आपका बचपन कैसा रहा है? क्योंकि आप तो क्रिएटिव बैकग्राउंड से आते हो, क्रिएटिव फैमिली से आते हो, तो आपका बचपन कैसा रहा है सर? कुछ बचपन की यादें, क्योंकि आप भी खुद एक क्रिएटिव पर्सन हो और वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हो। तो बचपन तो ऐसा था कि क्रिएटिव रही है फैमिली शुरू से, लेकिन माय फादर राजेश चावला, अ, वो शुरू से इस इंडस्ट्री में नहीं थे। लाइक हमारा एक बिजनेस होता था कश्मीरी गेट में दिल्ली में। तो पापा उधर काम, मतलब अपना बिजनेस था, तो वहां पे रोज जाते थे। बट पापा गिटार मेरे बजाते हैं, तो उनको देख के, और बचपन में ऐसा होता था ना कि पापा जब नहलाते होते थे ना, तो वो गाने गा के नहलाते थे मुझे। तो उनके साथ गाने गा-गा के मुझे सिंगिंग का शौक पड़ा, उन्हें गिटार बजाता देख, वो फ्लूट भी बजाते हैं। एंड देन माय मदर आल्सो सिंग्स वेरी वेल। तो उनको ओह वाह! देख के बचपन से पापा इंग्लिश गाने सुना रहे हैं, मम्मा पंजाबी गाने सुना रही हैं। तो वो जी। इतना ज़्यादा वो गानों में बड़ा होके मुझे लगा कि मुझे मुझे म्यूज़िशियन बनना है मुझे। तो पापा वो गिटार बजाते देख मैंने फिर गिटार सीखना शुरू करा, कीबोर्ड सीखा, और वाह! बहुत बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम मुझे नहीं मालूम था क्योंकि बच्चा था, इतना शायरी समझ नहीं आती थी। एंड माय फादर स्टार्टेड एज़ अ शायर, वो शायर हैं, तो जी। लिरिक्स हैं। हाँ जी, तो मुझे उस टाइम इतना समझ नहीं आता था। लेकिन बड़ा होके रियलाइज़ करा कि
कि इतना सब जो मुझे मिल रहा था बचपन से, इट वाज़ एडिंग अप टू जो मैं आज कर रहा हूँ। या यस। जी, यस। कहीं न कहीं आपके ब्लड में ही है। और सर, आपका जो ड्रीम था वो पहले से ही एक्टर बनना था या फिर म्यूजिशियन बनना था, जिस तरह से आप गिटार सीख रही थी और आप गाने गा रहे थे? हाँ जी। तो उसके बारे में तो भी जानना सबसे चाहेंगे। पहला ड्रीम मेरा था म्यूजिशियन बनने का। तो जब मैं स्कूल में था मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट करा, थिएटर भी बचपन से, मतलब स्कूल में जितने प्लेस होते थे, म्यूजिकल्स होते थे, सब में आई यूज्ड टू टेक अ पार्ट। और वो करके मुझे लगा कि नहीं, मुझे मुझे परफॉर्म करना है। मुझे ये पता था आई वांटेड टू बिकम अ परफॉर्मर, मुझे परफॉर्मर बनना था। और मुझे लगा ठीक है, म्यूजिशियन, म्यूजिक आता है, अच्छा अच्छा लगता है सुनना, बजाना, गाना। तो मेरे को लगा व्हाई नॉट। फिर एक ऐसा टाइम आया कि मैंने 11th-12th में साइंस ले ली और मुझे था फिर कि मुझे ना पायलट बनना है, या पायलट बनना है या एस्ट्रोनॉट बनना है ना। मैं बहुत fascinate होता हूँ स्पेस को देख के, स्काई को देख के, कि मुझे उड़ना है, या तो मुझे प्लेन उड़ाना है या मुझे स्पेस में जाना है, ऐसा था। तो मैंने साइंस ली और साइंस लेने के बाद इंजीनियरिंग मैंने करी। इंजीनियरिंग करते-करते आई वन दिस कॉम्पिटिशन, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आता है, फ्रेश फेस। ये हर सिटी में फ्रेश फेस होता है, तो मैंने उसमें पार्ट लिया कॉलेज में। पार्ट क्या लिया, मतलब मेरे फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ लोग आए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से, जाके आप गिटार बजा दो। कहा, ये क्या गिटार बजा दो ऐसे? तो मेरे पास गिटार भी नहीं था और मैं बहुत ही ना अजीब-सा बन के गया था उस दिन कॉलेज। तो मैंने जी, गिटार और मैं कॉलेज लेवल जीत गया। गि उन्होंने सवाल पूछे मेरे बारे में, इंट्रोडक्शन राउंड हुआ, रैंप वॉक हुई, मॉडलिंग का शौक पड़ गया था एकदम से कि हाँ जी, करना है ये सब। और मैं जीता और मैंने जीत के बाहर आया और मैंने ना पापा को फ़ोन करा, मैंने कहा मेरा प्रोबेबली 15th या 20th डे होगा कॉलेज में, और मैंने पापा को जी, फ़ोन करा, पापा कल ना पेपर में फ़ोटो आएगी। तो पापा कहते हैं, "क्या मार-वार दिया किसी को? क्या कुछ पंगा करा है तूने, क्या करा है?" तो मैं कहा, "नहीं, नहीं, ऐसे-ऐसे हुआ है।" वो कहते हैं, "चल ठीक है, आजा घर आजा।" और अगले दिन पेपर में फ़ोटो आई और सारे बड़े खुश कि यार ये तो न्यूज़पेपर में आ रहा है लड़का ऐसे, है ना? क्योंकि कभी था ही नहीं ऐसा एम, हमें तो इंजीनियरिंग करने गए थे। और फ़ोटो आई, बड़ा खुश हुआ, सेमीफ़ाइनल हो गया, सेमीफ़ाइनल भी मेरा क्लियर हो गया और उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्रीम क्राउड आ रहे हैं, इतने गुड लुकिंग गाइज़ एंड गर्ल्स, और मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स रहा था बचपन से अपनी लुक्स को लेके, क्योंकि मैं बहुत पतला-सा ऐसे, है ना? बचपन से सारे छेड़ते थे, तेरे कान बड़े हैं, तेरी नाक बड़ी है, तो मुझे बहुत कॉन्शियस होता था ऐसे। और फिर फाइनल्स हुआ और मैं दिल्ली राउंड जीत गया पूरा। मैं दिल्ली का फ्रेश फेस बन गया टाइम्स ऑफ इंडिया क्लीन एंड क्लियर की तरफ से। और उसके बाद मैंने और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा, मिस्टर आईपी यूनिवर्सिटी, मिस्टर आईआईटी। तो फिर मुझे ये सब करने के बाद मैंने थिएटर कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं उस लाइन में जा सकता हूँ, बॉलीवुड में। तो उस टाइम तक पापा भी ही हैड स्टार्टेड राइटिंग। उन्होंने तो मतलब काफ़ी पहले से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेरे दिमाग में कभी ऐसा था नहीं कि मुझे ये करना है। और जी, मैंने मम्मा को बताया ऐसे घर पे कि मुझे एक्टर बनना है। एंड दे आई एम जेन्युइनली वेरी ब्लेस्ड कि उन्होंने इतना सपोर्ट करा मुझे। उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला कि तू ये कर ले। मैंने उनको फर्स्ट ईयर में बोला, मैंने कहा मैं इंजीनियरिंग छोड़ रहा हूँ, मैं बॉम्बे जाऊँगा। उन्होंने वो भी एक्सेप्ट करा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, सेकंड ईयर आया, थर्ड ईयर आया। हर साल मैंने उनको बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ इंजीनियरिंग। उन्होंने कभी मना नहीं करा। बट आई वाज़ लाइक कि ठीक है, एक एक डिग्री रख लेते हैं अपने पास। So they've been very supportive, or I'm really जी। blessed to have my parents and my family. Yes. हाँ, और सर मोस्टली देखा गया है जो इंजीनियर होते हैं वो एक्टिंग लाइन में ही जाते हैं। आप कृति की बात करो, वो भी आई थिंक दिल्ली से है। Yes. कार्तिक की बात करो, शायद कार्तिक ने भी इंजीनियरिंग की है। Karthika, सुशांत I'm सिंह not so sure. राजपूत जी, Srikanth Singh. यस। Yes. जी, और सर आपका जो थिएटर की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि Right. थिएटर बहुत कुछ सिखाता है। आपने थिएटर किया है, ज़ाहिर थिएटर के साथ भी आप जुड़े और स्टेज भी जी। किया है आपने, तो मैं वो एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी सर, क्योंकि लाइव जी। ही इंटरैक्ट करना होता है ऑडियंस को। कितना जी, मुश्किल बिल्कुल। होता है? यस, जी, तो थिएटर थिएटर ऐसी जर्नी थी कि स्कूल का थिएटर बहुत अलग होता था। स्कूल में ऐसा होता था ना कि हाँ जी, टीचर्स ने कोई कोई डेडिकेटेड थिएटर क्लास नहीं होती थी। तो टीचर ने देखा, हाँ जी, ये गिटार बजाता है, ये म्यूज़िक में है और एक्ट भी कर लेता है, तो ले लेते हैं प्ले में। ऐसे सबको ऐसे
डाल दिया एक प्ले में। स्कूल के प्लेस बहुत डिफरेंट होते थे। और कॉलेज में आके जब मैंने एक्चुअली थिएटर देखा पहली बार, मुझे जेन्युइनली ऐसे थोड़ा-सा अजीब लगा, क्योंकि मैं बहुत शाय होता था बचपन में ना। स्कूल से निकलने के बाद भी बहुत शाय था। और फिर मैंने ये जब जॉइन करा थिएटर, तो इन्होंने ऑडिशन लिया मेरा। और ऑडिशन में ही इन्होंने ऐसे करीबन 100-150 लोग होंगे उस टाइम, और बोलते कि ऐसा-ऐसा कुछ प्ले करो। कि मतलब मुझे मुझे याद है कि पहले कुछ बता रहे कि आपकी फैमिली मेंबर कोई समवन्स पास्ड अवे, देन यू आर प्लेइंग अ गे कैरेक्टर, एंड आई वाज लाइक, मुझे ये सब तो मतलब पता ही नहीं था। मुझे लगता था स्क्रिप्ट आएगी और मैं वो पढ़ के वो बोलूंगा, और ये मेरे को बोल रहे हैं कि आप ऐसे परफॉर्म करो कुछ भी। जी, और मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने ना उनसे सीनियर से जाके थोड़ी बात करी कि यार मैं पहली बार कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बहुत रिलैक्स करवाया कि चिल कर, कोई बात नहीं। एंड देन उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं ऑडियंस के सामने अगर बेशर्म हो गया, मतलब मैं अंदर अपने कुछ शर्म ना रखूं, जो मैं हूँ मैं वो दिखा दूं सामने, तो ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी शायद उसको। मैंने वो चांस लिया और एवरीवन लव्ड इट। और अगले दिन से मेरा थिएटर स्टार्ट हो गया था कॉलेज में। तो हम पश्चिम विहार में मेरा कॉलेज है, दिल्ली में अभी भी है। और थिएटर करते करते फिर इतनी बड़ी बड़ी ऑडियंसेस के सामने हमने परफॉर्म करा है, बहुत कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। तो बहुत बहुत मजा आता था, पता है कि आप पूरे पूरे टाइम आप लाइंस कर रहे हो, पूरे टाइम एक ग्रुप के साथ हैंग आउट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश हम कर रहे थे पूरे पूरे टाइम। यस, तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और थिएटर ने ये बहुत अच्छी चीज करा दी कि अब मुझे लाइंस याद करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जी, आप एक बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, आपको लाइंस याद हो जाएंगी। वो इतनी क्विक हो गया है वो प्रोसेस अब मेरे लिए। सो इट्स टू मच फन। सो आई जेन्युइनली ओwe a lot to the theater as well. ग्रेट सर, क्योंकि थिएटर की अगर मैं बात करूँ तो थिएटर कहीं न कहीं जो एक्टिंग की बारीकियाँ है और कॉन्फिडेंस है, ये सब सिखाता है थिएटर। बिल्कुल। और डेफिनेटली। मुझे लगता है कि एक एक्टर को थिएटर ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है अगेन। मतलब हर किसी का एक अलग तरीका होता है सोचने का। किसी को जी, मतलब मैंने अभी एक वेब शो करा है, और जो जो उसके अंदर जिन्होंने अब्दुल करीम तेलगी का रोल प्ले करा है, वो बहुत रिनाउंड थिएटर आर्टिस्ट है। उनको थिएटर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जी, उनको ये उन्होंने जो काम करा है बहुत टाइम बाद करा है, बट ही लव्स डूइंग थिएटर। तो हर किसी का एक अलग पर्सपेक्टिव है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं थिएटर उतना एन्जॉय नहीं करता जितना मुझे बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा अच्छा लगता है। तो ये जी, हमेशा एक डिफरेंस है। जी। जी, जी। और सर उस वेब सीरीज़ के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपकी जो दिल्ली टू मुंबई की जर्नी है, उसके बारे में, जी। क्योंकि आपने एड फ़िल्म भी की, नीतीश तिवारी जी को भी असिस्ट किया, और राइट, उसके बाद जो आपकी लाइफ़ में टर्निंग पॉइंट आया, उड़ारिया। राइट। तो यस। अ, तो तो उसके बारे में जानना चाहेंगे सर, वो जर्नी कैसी रही? क्योंकि आपने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। तो इसके थैंक यू लिए मैं सो हैट्स ऑफ भी कहना चाहूँगी आपको, और सच में आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो, जिस तरह से आपने मेहनत की इंडस्ट्री थैंक में, यू सो क्योंकि सर पहले से ही ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे। जिस राइट, तरह से आजकल राइट। कहा भी जाता है, नेपोटिज़्म वगैरह कहा भी जाता है, लेकिन आपने उनसे अलग खुद की पहचान आपने खुद बनाई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। मैं नहीं, मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में भी, बट तो जी, जब फ्रेश फेस हुआ तो नेशनल्स के लिए विनर्स को मुंबई बुलाया गया फाइनल्स, नेशनल फिनाले के लिए। और जी, मैं पहली दफ़ा बॉम्बे आया था उस टाइम पे, और मुझे याद है मैं मरीन ड्राइव पे रुका था। मैं कुछ 3 दिन के लिए आया था बॉम्बे उस दिन, और तीनों दिन ऐसे निकले कि कभी प्रैक्टिस हो रही है, कभी फिटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि डिज़ाइनर्स हमें स्टाइल कर रहे थे, और बहुत बिज़ी निकलते थे दिन। और एक रात ना अ, जो यहाँ के बॉम्बे के जो विनर्स थे, जो बॉम्बे में रहते थे, मैंने उनको बोला, यार मुझे ना हर हर जैसे एक न्यू अपकमिंग एक्टर को होता है ना, यार मुझे ना मन्नत देखना है एक बार यार, है ना? तो मैंने उनको बोला, और वो रात को 1 डेढ़ बजे बोला उनको मैंने। तो हम फिर बांद्रा गए लोकल पकड़ के, और मैं लोकल में भी मुझे याद है मैं अपना गिटार ले गया था, और गिटार बजाते-बजाते पूरा कंपार्टमेंट एक टाइम पे गा रहा था, और मुझे ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि यार कि सिटी की बहुत अच्छी एनर्जी है। 1:30 बजे लोग थके हारे काम से अपने कहीं जा रहे हैं, वापस घर जा रहे हैं,
और उनको शायद म्यूजिक अच्छा लगा और सारा पूरा कंपार्टमेंट इकट्ठे गा रहा है लोकल गाना। तो हम बांद्रा उतरे और मैं गया शाहरुख सर के बंगले के सामने, और मैं वो बयां ही नहीं कर सकता कि वो उस टाइम को क्या फीलिंग थी ना, क्योंकि पैरेलल्स अगर मैं देखूं, वो भी दिल्ली से हैं और थिएटर करके आए, इतना बड़ा नाम बनाया अपना, पूरी दुनिया जानती है, यस, हु डजंट नो शाहरुख खान, राइट? तो वो दिन था, और मुझे उस दिन लगा कि मेरे को यार बॉम्बे ही आना है, मुझे यही करना है, और कुछ आता नहीं है मेरे को, है ना? इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग निकाल ली, अच्छे मार्क्स आ गए सब। तो इंजीनियरिंग करने के बाद ना मुझे मेरी जॉब नहीं लगी, क्योंकि बड़ा बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट है। मुझे ऐसे लगा कि अगर मैंने इंजीनियरिंग बिना कि बैकलॉग होता है ना, जैसे फेल हो जाते हो आप एग्जाम में तो बैक आ जाती है। तो मैंने कहा जी, इंजीनियरिंग अगर बिना बैक की निकाल ली तो यार बड़ा अजीब लगेगा ना, ऐसे कि ये तो सारी एक ही बार में क्लियर कर ली। तो मैं एक पेपर ना खाली छोड़ आया था अपना, कि एक बैकलॉग तो आ जाएगा मेरा। ये मेरा ओह! 6th सेमेस्टर की बात है ये मेरे। और मैंने अपने प्रोफेसर्स वगैरह को भी बताया। फिर बहुत डाँट पड़ी थी, लेकिन अब पेपर खाली छोड़ा, और मुझे ये नहीं पता था कि अगर आपकी बैक होगी तो आपको वो प्लेसमेंट्स में नहीं बैठने देंगे। मैंने कहा अरे यार, ये तो प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने फाइनल ईयर में वो पेपर क्लियर करा, लेकिन मैं जॉब प्लेसमेंट मेरी कोई लगी नहीं कॉलेज से, मैं बैठा ही नहीं फिर। लेकिन उसके बाद मैं, एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, मैंने उसके अंदर इंटरव्यू दिया और मेरा हाईएस्ट पैकेज लग गया वहाँ से। तो मुझे लगा अच्छे पैसे आ रहे हैं ये तो, क्योंकि एक न्यू कमर के लिए अगर 1 डेढ़ लाख रुपए महीने का मैं उस टाइम पे कमा रहा था, मुझे लगा यार ये तो बढ़िया है, मैं 5-6 महीने जॉब करूँगा और जी, उसके बाद अपने पैसे पे मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊँगा, थोड़े बहुत पैसे सेव करके ना, बॉम्बे बहुत महँगा है। तो मैंने 1 महीना जॉब करी वो, और मैं परेशान हो गया। उम, मैं जेन्युइनली एक दिन घर आया रोते हुए, मैंने कहा मेरे से जॉब नहीं हो रही और मेरे को बॉम्बे जाना है। पापा ने कुछ नहीं ऐसा कि प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम आई गेस 1 महीने के अंदर-अंदर पापा ही मेरे को लेके आए थे बॉम्बे, और हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया, पापा रहे मेरे साथ 15-20 दिन, जब तक उनको लगा कि इसका दिल लग जाए आराम से। तो बॉम्बे शिफ्ट हुआ, उसके बाद मुझे याद है मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था, वो मिर्ज़ापुर सीज़न 2 रहा है, एक्सेल का। जी, मिर्ज़ापुर, आई एम श्योर सबने देखा हुआ है। उसके अंदर मैं प्रोडक्शन इंटर्न था, असिस्टेंट नहीं इंटर्न था। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि पापा ने पहले बोला कि तेरे को एक्टिंग करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर एक सेट पे 250-300 लोग हैं, राइट, तो हर किसी का एक पार्ट है ना जो वो प्ले कर रहा है, तभी तो वो प्रोजेक्ट सामने आ रहा है सबके। तो उन्होंने कहा जी, पहले वो सीख। तो कुछ महीने मैंने वो करा, उसके बाद बाय चांस एक अपॉर्च्युनिटी आ गई नितेश तिवारी सर को असिस्ट करने की, और मैं दंगल का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैंने कहा यार मैं तो जा रहा हूँ, मैं मेरे को करनी है। कुछ पैसे नहीं मिले उसमें, मुझे जी, कितने दो 2000 रुपए शायद शायद मिले थे उसमें, वो 2 दिन शूट करने के। लेकिन नितेश सर को असिस्ट कर रहा था, इज़ कमाल ही इंसान है, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट। और शायद उनको याद भी नहीं होगा कि मैंने उनको असिस्ट करा है, क्योंकि बहुत बहुत ही chaotic शूट था वो। और उस दिन मैंने जो सीखा है लाइफ में, वो आज तक मेरे साथ है। उस शूट ने मेरे को सिखाया कि आप हम्बल कैसे रह सकते हो लाइफ में। बहुत बारिश हो रही थी, मुझे एक्टर बनना है। मैं इस ड्रीम से आया हूँ बॉम्बे में, और मैं एडी बन के एक्टर के आगे ऊपर छाता लेके घूम रहा हूँ कि इसके कपड़े ना भीग जाए, खुद गीला होके। तो मुझे लगा कितनी ओह! बहुत हम्ब उस मोमेंट ने बहुत हम्बलनेस मुझे सिखाई। उसने सिखाया कि आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए। और फिर एक और डायरेक्टर को मैंने असिस्ट करा, जी, कमलेश नाम है उनका। वो एड फ़िल्म्स बनाते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी एड फ़िल्म्स बनाते हैं। तो पापा के थ्रू ही मुझे उनका कॉन्टैक्ट मिला, और उन्होंने बोला कि हाँ जी, आप असिस्ट करो। असिस्ट करा उनको मैंने, और उनका 1 डेढ़ महीने बाद फ़ोन आया कि ये केएफसी का एड है, तू करेगा? मैंने कहा मैं कर लूँगा, आप बताइए। मैं गोवा में था उस टाइम पे, मैं गोवा लैंड ही हुआ था उस टाइम पे। और उन्होंने बोला कि, मैंने कहा हाँ सर, एडी कर लूँगा मैं, आप बताओ, मैं अभी आ जाता हूँ। कहते नहीं, एडी नहीं करना, एक्ट करना है। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मुझे याद था मैंने उनको बताया मुझे एक्टर बनना है। तो उन्होंने फिर बुलाया मेरे को, वो मेरा पहला एड था, दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई फेस्ड कैमरा। तो केएफसी का एक एड करा था मैंने। और फिर जर्नी ऐसे ही चलती रही, फिर कुछ ऑडिशंस दिए, और मेरे इनिशियल फ्यू ऑडिशंस में एक ऑडिशन था उडारिया का,
तो उडारियाँ का ऑडिशन दिया और वो क्रैक हो गया था। लेकिन उसके बाद यस। लॉकडाउन लग गया तो वो 1 साल फिर जी, जी। अरे अपने हो गए। उडारिया की बात करें उडारिया के कुछ मोमेंट मैं जानना चाहूँगी क्योंकि नंबर 1 शो था अगर उस जी, टाइम की मैं बात करूँ जी, उडारिया की और जी। आपने भी काफ़ी कमाल किया था। तो वो मोमेंट कैसा था सर आपके लिए? तो क्योंकि कहीं न कहीं उडारियाँ उडारिया ने आपको नई उड़ान दी है, नई पहचान दी है। 100% 100% मैं उसको जी, कभी भी मतलब मैं गलत नहीं बोल सकता उस चीज़ को कभी भी। उडारिया ने बहुत हेल्प करा है। उडारिया के टाइम पे आई रिमेंबर कि मैंने मैंने एक्चुअली जो फ़तेह लीड कैरेक्टर है उडारिया का जो था लीप से पहले, जी, मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया था। तो रवि सर एंड सरगुन मैम ने ऑडिशन लिया था मेरा और मुझे याद है फिर 2 ऑडिशंस के बाद ना रवि सर ने बोला कि यार तेरे ना बाल कटवाने चाहिए और अपने कुछ कपड़े लेके आना और मैं बताऊँगा फिर क्या पहनना है और हम फिर ऑडिशन करेंगे। तो उन्होंने मेरे को आलिम हाकिम है यहाँ पे उनके पास भेजा, उन्होंने बोला अपनी बढ़िया सी स्टाइलिंग करवा के आ, मैं अगले दिन कपड़े-वपड़े लेके पहुँचा, लुक अच्छी लगी। हमने ऑडिशन करा, 2 ऑडिशन के राउंड्स उसी टाइम हो गए, मुझे लगा ये तो हो जाएगा और मैं बहुत खुश कि ये तो बढ़िया हो गया। तो मैं इतना खुश हो गया मैं गोरेगाँव अगर आप बॉम्बे को जानते हैं तो मैं गोरेगाँव से अंधेरी पैदल आ गया था उस दिन कि मेरे को इतनी खुशी हो गई थी, मैं हेडफ़ोन लगा ओह! के मैं पैदल आ गया मैंने कहा क्योंकि मेरा चौथा या 5वां ऑडिशन होगा लाइफ का, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया ना। लेकिन जी, उसके बाद लॉकडाउन लग गया और आई रिमेंबर पापा भी यहाँ यहाँ पे थे और हमने लास्ट फ्लाइट ली थी दिल्ली घर जाने की, वरना हम बॉम्बे में फँस जाते उसके बाद। तो वो 1 साल हो गया लॉकडाउन को, शो नहीं स्टार्ट हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि फ़तेह डिडन्ट वर्क आउट लेकिन इन्होंने मेरे को बोला कि आप जो लीड फीमेल लीड है, आप उनके ब्रदर का रोल करोगे। तो मुझे लगा ठीक है टू बिगिन विथ व्हाई नॉट क्योंकि मेरा पहला टेलीविज़न शो था। मैंने कहा बिल्कुल जी, करूँगा मैं और इनका फ़ोन आया इन्होंने बोला कि चंडीगढ़ आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने पैसे भी नहीं पूछे और पापा कहते हैं ये क्या कर रहे हैं मतलब पूछ तो सही ना क्या क्या करना है? हम मेरे को याद है हम दोनों गाड़ी में थे और फिर मैं स्पीकर पे ऐसे फ़ोन रख के मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ, इतना बोल दूँ और पापा से इशारे में कि हाँ, ओके, नहीं, ओके, ठीक है। तो ऐसे फिर एक बजट लॉक हुआ और फिर उन्होंने बोला कि आपको हम घर भी दे देंगे रहने को, आपका ट्रैवल भी फ्री है, आपको दिल्ली भी आना होगा, हम उसके भी पैसे दे देंगे, आपको वापस आना होगा, हम उसके भी पैसे दे देंगे। मुझे लगा यार ये तो मुझे लगा एक्टिंग स्कूल है ये तो मेरा, कि मुझे सीखने के पैसे मिल रहे हैं, खाने को खाना मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है, घूमने को गाड़ी मिल रही है। मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया है सो उडारिया हैपेंड और उडारिया में मैं इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ मैंने काम करा। दे आर स्टिल वेरी क्लोज टू मी, सबसे अच्छे से बात होती है आज तक और बहुत क्लोज हैं वो मेरे और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे ये था कि पापा लिख रहे हैं उडारिया। अभी भी पापा लिख रहे हैं उडारिया एंड यस, यस। बहुत ही कमाल की स्टोरी है। हाँ जी, तो मुझे ऐसा इतनी इतनी ब्लेसिंग लगी अब इसे नेपोटिज़्म बोलिए, अब मैं नेपोटिज़्म इसको बोल भी नहीं सकता क्योंकि जितनी पापा ने मेरी हेल्प करी उन्होंने ये कहा कि मुझे ऑडिशन तक पहुँचा दिया। जो मतलब जब इनिशियली आते थे ना ऑडिशंस देने जाते थे, तो एक बंदा आता था कमरे से बाहर, अच्छा यू फिट, यू नॉट फिट, अच्छा नहीं फिट, नॉट फिट, फिट, नॉट फिट करके। तो मेरे को पता नहीं कितनी बार नॉट फिट करके भगा दिया उन्होंने। तो मुझे लगा यार ये तो मैं तो फिट ही नहीं हो रहा कहीं में क्या कुछ प्रॉब्लम है या तो। बट उन्होंने ऑडिशन तक पहुँचाया मुझे और उसके बाद जो भी हुआ आई दैट्स माय फैमिलीज़ ब्लेसिंग्स, गॉड्स ब्लेसिंग्स, हार्ड वर्क, एवरीथिंग यस, काउंट्स ओवर। तो उडारियाँ हुआ और उडारियाँ को करीबन 1 साल करने के बाद आई रियलाइज़ कि मुझे अब वेब और फ़िल्म्स की स्पेस में जाना है क्योंकि मेरा ड्रीम हमेशा से वो रहा है। तो मैंने जी, रवि सर से आई रिमेंबर मैंने उनसे ये शेयर करा कि मुझे ना वेब और फ़िल्म्स करनी है, मैं शो छोड़ना चाहता हूँ। तो वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं ना इस चीज़ को लेके उन्होंने एकदम एकदम से ही वाज़ लाइक कि ठीक है इफ यू वांट टू डू इट, गो फॉर इट। तो उन्होंने ओह! 1 महीने का कुछ मेरा नोटिस पीरियड था एंड आई लेफ्ट द शो एंड फिर मैं बॉम्बे आ गया वापस। जी, जी, और उसके बाद आपने स्कैम 203 2003 की, राइट, उसके बारे में भी जिसमें आपने इमरान का रोल किया है। राइट, राइट। सो स्कैम 2003 अभी-अभी रिलीज़ हुआ है सोनी लिव पे और जी, स्कैम 1 बहुत बड़ा हिट हो गया था एंड आई रिमेंबर कि मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं पुणे में था और मुझे मुकेश छाबड़ा सर के ऑफ़िस से ही इज़ द
इज वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स इन इंडिया। तो उनके ऑफिस से फोन आया, बहुत ऑडिशनिंग करने के बाद उनका फोन आया कि एक रोल है स्कैम 2003 में, आप करोगे? मैंने कहा मैं हाथ जोड़ के करूंगा, आप मेरे को बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बोला ऐसे एक लॉयर का रोल है, सो वी वांट यू टू डू दैट। ठीक है, लेकिन मैं पुणे तो वेकेशन पे गया था, मेरे पास कुछ ऐसा सूट था ही नहीं। तो तो मैं ज़ारा पे गया, और ज़ारा में ना एक पॉलिसी होती है कि आप 1 महीने तक कपड़े रिटर्न कर सकते हैं। तो मुझे किसी फ्रेंड से मैंने पूछा, मैंने कहा सूट है? तो उसने बोला यार ज़ारा पे ना ऐसी-ऐसी पॉलिसी है, तू ज़ारा चला जा, सूट ले आ, शूट कर वापस कर दे। ज़ारा गए, मेरा एक फ्रेंड था साथ में, हमने सूट लिया, शर्ट ली, ऑडिशन रिकॉर्ड करा और फिर भूल गए, कोई बात नहीं, 1 डेढ़ महीना हो गया। जी। और उसके बाद आई रिमेंबर मैं दिल्ली में था मम्मा-पापा के साथ, और मेरी सिस्टर थी साथ में, और उनका फ़ोन आया कि यार यू हैव बीन लॉग्ड फॉर द कैरेक्टर, रात को 10:30 बजे। और मैं इतना ज़्यादा खुश जिसकी हद नहीं, मैंने कहा यार मुकेश सर के ऑफिस से इतने बड़े शो में मुझे हंसल मेहता सर और तुषार सर डायरेक्ट कर रहे थे, उसमें मेरे को रोल मिल गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो कहते कि आप लॉयर के रोल में नहीं, एक और है, तो उसके लिए आप ऑडिशन करो और फिर देखते हैं। उस टाइम मुझे लगा कि यार ये भी कैंसल हो जाएगा, लेकिन वो रोल क्लियर हो गया, एंड आई मैरी तेलगीज़ डॉटर, जिन्होंने स्कैम करा है ये, अब्दुल करीम यस। तेलगी की डॉटर ज़िया है, जी। उनसे उनकी डॉटर से शादी करने का रोल था मेरा, एंड आई जी। प्ले हिज सन। थोड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स रहे हैं कि काफ़ी एक्टर्स का काफ़ी सारा पार्ट कट हो गया, बट आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। मुझे इतने बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म पे एक शो करने का मौका मिला, इतने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का चांस मिला। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। यस। जी। जी, और बहुत ही अच्छा करैक्टर है सर। और सर इसके अलावा अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ पेरेंट्स के अलावा सर, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है इंडस्ट्री की, मैं अगर बात करूँ एक्टर जी, की, जिन्होंने जी। आपको इंस्पायर किया हो? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है ये, मेरे को सोचना भी नहीं पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि मेरी लाइफ़ में 2 इंस्पिरेशंस हैं। एक है मेरे फादर, और ऑब्वियसली मेरी फैमिली तो डेफिनिटली हैज़ टू बी, और जो दूसरे जो मेरी इंस्पिरेशन है ना, दैट इज़ अक्षय सर, अक्षय कुमार। ओह! मैं इतना बड़ा फैन हूँ उनका, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा बड़ा फैन हूँ मैं उनका। मुझे खुद को पसंद नहीं है किसी को बोलना कि मैं आपका फैन हूँ। आई लाइक यू, जी। दैट इज़ ओके, बट आई एम जेन्युइनली अ फैन ऑफ अक्षय सर। मुझे बहुत पसंद है। मैं उनके साथ बहुत सारे अपने पैरेलल्स देखता हूँ। पंजाबी हैं, बहुत खुश रहते हैं हमेशा। जैसी भी प्रॉब्लम्स जी। आए लाइफ में, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड और ये पैरेलल्स मैं अपने फादर अक्षय और मैं खुद में देखता हूँ कि हार्ड ओह! वर्किंग, मैं इतना हार्ड वर्क, अपने आप को हार्ड वर्किंग नहीं मानता मैं इन फ्रंट ऑफ माय फादर एट ऑल। जितना हार्ड वर्क वो करते हैं, मैं यस। 2% भी नहीं हूँ, उनके आस-पास भी नहीं हूँ। अगर 10% भी हो गया तो शायद मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ थोड़ा-सा। तो क्योंकि क्योंकि मुझे याद है कि जब बिज़नेस था, तो पापा एक कॉल सेंटर में भी जॉब करते थे, जहाँ से उनको उनकी फर्स्ट फ़िल्म का ऑफर मिला था एज़ अ ओह! डायलॉग राइटर। तो कैसे उन्होंने जितनी मेहनत करी है, मैंने जेन्युइनली इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, आई जेन्युइनली रन आउट ऑफ वर्ड्स। मैं कभी उसको बोल ही नहीं पाता उस चीज़ को। मैं उनको भी नहीं बोल पाता, मैंने उनको कभी बोली भी नहीं है चीज़। अगर वो ये इंटरव्यू देखेंगे तो वो शायद रियलाइज़ करेंगे ये चीज़। बट यस, डेफिनिटली सर। माय मदर, माय फादर, माय ग्रैंडमदर, आई लॉस्ट हर लास्ट ईयर, एंड माय सिस्टर, ओह! ये 4 लोग, एंड माय फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत पुशिंग है मेरे लिए, बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत सपोर्टिव है, एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हैव देम इन माय लाइफ। ग्रेट सर। क्योंकि सर की बात करूँ सच में मेरा भी इंटरेक्शन हुआ था, इंटरव्यू लिया था, तो मतलब उनसे कहीं न कहीं हमें भी सीखने का मौका मिलता है, जिस तरह से वो अभी भी 4-5 सीरियल लिख रही है, जो कि टॉप 1 पे चल रहे हैं। जी। और उनको भी मैं सलाम करती हूँ इस शो के थ्रू। और सर आजकल जो एक शो आ रहा है बिग बॉस, जी, उसमें आपके फ्रेंड्स भी है उडारिया से, जी, तो जी, जी। उनके बारे में क्या कहना है सर? कितना एन्जॉय करते हैं आप अ, बिग बॉस को? तो बिग बॉस के साथ मेरा ये इश्यू है कि मैंने लाइफ में एक भी एपिसोड नहीं देखा बिग बॉस का, और जी। अभी थोड़े दिन पहले भी मुझे एक इंटरव्यू के लिए आया था,
और मैंने उनको कॉल पे ही बोला, मैंने कहा अगर आप मुझसे बिग बॉस के बारे में पूछेंगे तो बहुत बोरिंग इंटरव्यू होने वाला है क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। अगर मैं आपको अभी अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम दिखाऊँ तो सिर्फ़ जो रील्स में मुझे टैग करते हैं कि मेरे दोस्त गए हुए हैं, तो जितना वहाँ से मुझे देखने को मिलता है उतना ठीक है, मैं और कुछ भी नहीं देखता बिग बॉस के बारे में। जी, बट टू बोथ अभिषेक एंड ईशा बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। कोई पूछते हैं कि आप किसकी साइड पे हो? मुझे मुझे दोनों बहुत पसंद है। आई जी, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आई एम सीइंग कि कोई लड़ रहा है, कोई रो रहा है। ठीक है, आई गेस वो जो उस टाइम फ़ील कर जी। रहे हैं वो और कुछ बोल नहीं सकते उस बारे में, राइट? बिल्कुल सर। जी, बिल्कुल सही कहा है और सर हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू रजनी आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जाने-माने डायरेक्टर हैं, थैंक यू सो मच सर। जेपी माथुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उज्ज्वल रॉय चौधरी जुड़े हैं जो कि बॉलीवुड की जाने-माने म्यूज़िक डायरेक्टर है। सुनील गजनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, देवी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एक डायरेक्टर है। नमिता शांगलू जी हमारे साथ जुड़े, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और सर इसके अलावा अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँ तो आपकी क्या-क्या हॉबीज़ है? थैंक यू सो मच जिन्होंने भी जॉइन करा, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। कमिंग टू हॉबीज़, हॉबीज़ मेरी हैं मुझे मुझे कंटेंट देखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ट्राई करता हूँ हर रात को सोने से पहले एक नई मूवी देखूँ। अम, कुछ नए गाने सुनूँ, रोज़ एटलीस्ट 2 नए गाने सुनूँ और मुझे स्नूकर खेलना बहुत पसंद है। मैं जब मैं दिल्ली में होता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, जो हम स्नूकर खेलते हैं, तो मैं दिन में 4-4 5-5 घंटे स्नूकर खेलता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बास्केटबॉल मैं खेलता था, लेकिन मेरा एक शोल्डर इंजरी की वज़ह से अब मैं नहीं खेल पाता हूँ और स्विमिंग एंड डांसिंग ऑफ कोर्स मुझे मुझे क्लब में जाके डांस करना बहुत पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं अगर एक एक पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है और अगर ओल्ड बॉलीवुड चल गया फिर तो नथिंग लाइक इट। उससे बढ़िया तो कोई ओह! म्यूज़िक लगता नहीं मुझे। बिल्कुल सर। राइट, जी। राइट। अ, सो थैंक यू सो मच सर और सर जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को स्पेशली जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं उन्हें सर? जी, अम, सिर्फ़ एक्टिंग लाइन वालों को नहीं, जो भी किसी भी लाइन में है, सबसे पहला मैसेज तो आप अपने शो के इंट्रोडक्शन में ही देते हैं, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी याद नहीं। अम, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक लाइन पढ़ी थी कि persistence is the key to everything कि persistence can beat hard work, persistence can beat talent, persistence can beat education, persistence can beat anything। तो अगर आपको दिल से कोई भी चीज पसंद है और आप persistent हैं, मेरे हिसाब से कोई नहीं रोक सकता आपको वो चीज अटेन करने से। मुझे ऐसा लगता है, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस और वही रीजन है जो मेरे को हमेशा सॉर्ट ऑफ मोटिवेटेड रखता है। अगर ऑडिशन से मुझे रिजेक्शन आ रहा है, कोई शो साइन करके रिजेक्ट हो रहा हूँ मैं वापस, तो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप सीखोगे नहीं, अगर आप हारोगे नहीं, तो जीतने की मोटिवेशन नहीं आएगी मेरे हिसाब से। एंड राइट। एंड दैट इज अबाउट इट। और एंड पापा की एक बहुत मेरी फेवरेट लाइन है, वो कहते हैं कि अगर आप किसी भी गेम में पार्ट ले रहे हो ना, तो किसी को हराने की मत सोचो, खुद जीतने की सोचो। तो मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है ना, आई आई रियली बिलीव इन दैट कि किसी से भी जेलसी, किसी से अपना कंपैरिजन, हेल्दी कंपैरिजन अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सोच लो कि हाँ यार, मेरा दोस्त तो अभी इतना कमा रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, क्या करूँगा मैं? वो ये अनहेल्दी कंपैरिजन्स छोड़ दो। अच्छे लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करो अगर करना ही है तो, और पर्सिस्टेंट रहो और हमेशा एक जीतने का एक पॉजिटिव फील अपने दिमाग में रखो। आई नो नेगेटिव डेज़ आते हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और बस चलते रहो, एन्जॉय करते रहो, मज़ा आ रहा है। Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me your valuable time. It was a great experience with you. थैंक Thank यू you सो so much, मच। sir. Thank you so much. टेक केयर, बाय Thank बाय। you so much, sir. थैंक Bye-bye. थैंक यू सो मच एवरीवन और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीटी शो कोशिश करने वालों की कभी तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत
प्रकाश बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।